स्टार्ट किया जाए। चलिए, इस लेक्चर में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे इसमें जो फॉरमोस्ट और जो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो पहले आपको ये आता है कि व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहते किसको। तो सबसे पहले इसमें ये समझने की जरूरत है कि जो इंडस्ट्री है वो क्या है ना। तो इंडस्ट्री को कई तरह से डिफाइन किया गया। जैसे एक इंडस्ट्री ऐसे है कि एक सिमिलर बिजनेस का कुछ कंपनीज, अगर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनको कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 4 5 बैंक्स हो गए, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक। तो ये सब सिमिलर बिजनेस हो गया, एक तरह का ये व्यवसाय करते हैं। तो कलेक्टिवली इनको कहा जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री। ऐसे ही जैसे कि ऑटोमोबाइल में आप चले जाइए, जैसे कि आपका जैसे टाटा मोटर्स हो गया, है ना, महिंद्रा आपका हो गया, है ना, आपका मारुति हो गया। तो ये क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक सिमिलर बिजनेस में हो गए। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गए, कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, उद्योग कहा गया, एक इंडस्ट्री कहा गया। ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री में जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। तो ये क्या एक सिमिलर शॉर्ट ऑफ मतलब एक आईटी, ये क्या हो गई, कंपनीज हो गई। तो सबका व्यवसाय क्या है, एक सिमिलर हो गया। जैसे ज्वेलरी में आप आ जाइए तो उसमें आप उसमें कौन सी कंपनीज हो गई, जैसे आपका ये तनिष्क ग्रुप हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, एक ज्वेलरी। तो ये क्या हो गया, एक इंडस्ट्री हो गई। तो एक तो ये, दूसरा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो अब जैसे कि इंडस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इससे क्या होगा कि आपको जैसे कि रॉ मटेरियल्स, जैसा कि हमने आपको बताया, उसको प्रोसेस करके क्या मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे। तो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी, और फाइनली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो टर्शियरी एक्टिविटी। तो हर एक एक्टिविटीज और हर एक स्टेज पे आप देख रहे हैं इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो अगेन इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम जनरेशन होगा एंड फाइनली कंजम्पशन होगा, एंड यू विल क्रिएट वन मोर मार्केट फॉर दैट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण जो होता है, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड साइमल्टेनियसली योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि आप ऐसे भी अगर कहा जा सकता है कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट जो है, ये एक क्या है, एक दिवा स्वप्न है। मतलब कि एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक आप सपना देख रहे हैं कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन किए हम डेवलपमेंट कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आई बात समझ में। तो इंडस्ट्री हमेशा से क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट रहा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोस्पेरिटी जो है तभी हो सकती है जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो प्री ब्रिटिश एरा था उसमें क्या किया गया था कि जैसे कि जो लघु और कुटीर उद्योग होते थे, स्मॉल और मीडियम जो आपके इंटरप्राइजेस थे, या और भी बहुत सारे जैसे कि हैंडक्राफ्ट हो गया, या बहुत सारे जो आपके कुटीर उद्योग है, उनको क्या किया गया, एक प्लान्ड वे से उसको एक्सप्लॉइट किया गया। और सबसे बड़ी क्या एग्रेरियन इकोनॉमी थी हम लोग की, एग्रीकल्चर। उसको आप लोग पढ़े भी होंगे, परमानेंट सेटलमेंट या अदर भी जो जमींदारी जो प्रथा जो थी, उसमें क्या था कि जो पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स, उन पे इतना ज्यादा जो है लगान या टैक्स जो क्या जमींदार उस पर इम्पोज करते थे। और जमींदार से अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फिक्स्ड इनकम वो ये लेती थी। तो ओवरऑल एक प्लान्ड वे में उसको एक्सप्लॉइट भी किया गया काफी हद तक जो है। तो इंडस्ट्री जो है, आप देखिएगा कि प्री ब्रिटिश एरा भी इंडिया में क्या था, इंडस्ट्री था। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री का जो है एब्सेंस था। जब प्रोस्पेरिटी, जब काफी पुराना हमारा
लाइसेंस बोलते थे परमिट राज। मतलब कि आपको किसी भी चीज के लिए क्या चाहिए, एक लाइसेंस या एक परमिट जो है वो आपको बनवाने की जरूरत थी। तब इसमें ये क्या किया गया कि रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्री। फिर क्या किया गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनको भी क्या किया गया कि पार्टिसिपेट कर पाते थे। तो डीरेगुलेट करके इंडस्ट्रीज को इनको क्या किया गया कि इनको भी बढ़ाया। तो अब सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जैसे कि आज आप लोग क्या जानते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट, स्टेक जो है हम लोग क्या करते हैं वो सेल करते हैं, और उसके बाद से जो प्राइवेट प्लेयर्स या अदर्स प्लेयर्स हैं या इवन फॉरेन प्लेयर्स जो है वो क्या होते हैं इसमें जैसे कि वर्क कल्चर भी आप देखेंगे। तो अब जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर या ऐसा माना हुआ था पहले कि या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या है, उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी स्लो होता है। क्यों? और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। क्यों? क्यों क्यों वही, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है, उसमें बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व और कई स्टेज पे है, डिसेंट्रलाइज जिसमें ये कहते हैं, है ना। और जो सेंट्रलाइज डिसीजन है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर, एक कंपनी है, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हम, तो अब जो है मान लीजिए कि जो क्विक अगर निर्णय लेना है तो अभी को लेना है, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे आपको ये बंध के रहना है। यहाँ है कि इमीडिएट चेंजेस जो है डिसीजन, इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि किसी काम को आपको करने के लिए फास्ट, अगर आपको थोड़ा सा फास्टर जो है डिसीजन मेकिंग को ये किया गया तो इफिशियंसी इस तरह से ये इंप्रूव है। लेकिन ये चीज ये नहीं बता रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज्यादा इफिशियंट है। ये आप मतलब इससे ड्रॉ मत कीजिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर वाले हैं वो इफिशियंट नहीं है, ये कतई नहीं। हाँ, इसमें इसमें जो इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है, उसको और फास्ट जो है वो करने की जरूरत थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफी चेंजेज आया। जैसे कि अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को एग्जांपल में देखें और दो बैंक को लेके आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, तो अब इन दोनों का वर्किंग कल्चर आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे कायदे से तो आपको मालूम होगा। स्टेट बैंक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, और मोर और लेस एचडीएफसी भी अब आपका एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर नंबर 1। लेकिन जब फंक्शनिंग दोनों में देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऐसी कोई सर्विसेज बैंकिंग की नहीं है जो एसबीआई में नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा जो एचडीएफसी दे रहा हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सर्विस नहीं रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है वो इनको मैंडेटरी जो है इनको फॉलो करना होता है, जबकि जो प्राइवेट्स जो बैंक्स होते हैं या अदर जो बैंक होते हैं तो उनके ऊपर उस स्तर पे दबाव। दूसरी बात कि इनमें ये देखना है कि अगर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा वो तुरंत वहीं पे वो ब्रांच को बंद कर देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट बैंक्स है या जो पीएसयूज है, इनके साथ ये बात नहीं है। इनके साथ क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, तो अब एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अगर उनका एडवांसमेंट और डिपॉजिट अगर इन दोनों के बीच में अगर तुलना कीजिएगा तो वो हो सकता है कि वो ब्रांच उनका प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन क्या था, वेलफेयर को अप्रोच, मतलब वेलफेयर अप्रोच जो है, मतलब कि जो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी जो था, ये उसके ऊपर जो है वो दृष्टिकोण था। आई बात समझ में? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एसबीआई इज इफिशियंट, मतलब वो इनइफिशियंट है एचडीएफसी के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? तो इसमें की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो क्या था, वो स्लो था। और भी बहुत सारे, जैसे कि हम कैसे बता रहे हैं कि आपको लाइसेंस राज परमिट लेना है, फिर अदर, तो इसको क्या किया गया कि थोड़ा सा, जैसे आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
डॉक्यूमेंटेशन इसको बहुत आसान जो है इसको कर दिया गया है ना, रिलेटिवली इस तरह से। दूसरा ग्लोबलाइजेशन, तो इन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स उसमें आप क्या हो गए, धीरे धीरे अब आप एक्सपोज्ड हो गए, एक्सपोज टुवर्ड्स ग्लोबल मार्केट। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? चले फिर आगे। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब टेक्सटाइल जैसे देखिए, तो करंट टेक्सटाइल भी जो आपका ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी एट प्रेजेंट भी अगर आप देखिएगा तो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है जनरेशन। जैसे कि अगर सबसे ज्यादा सेक्टर अगर इंडिया में देखिए जहाँ इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो कौन सा है वो? आईटी। एग्रीकल्चर को क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? डिस्गाइज लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है ही ना। हाँ, तो जैसे कि अगर आप उस, हाँ, तो अगर आप अगर एम्प्लॉयमेंट जिसको आप कहते हो, जैसे इंडियन रेलवे हो गया आपका, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ये सब इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा जो है आपको। अब इसमें क्या है कि एक आपको जैसे वो पावर लूम हो गया, या फिर आपका क्या है कि जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग जैसा जो है, इसके बाद फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनते बनते सेल उसका मार्केट में आते आते कितने स्टेज हो गए, हर स्टेज पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो टेक्सटाइल में भी आपका बहुत ज्यादा, जैसे कि करंट स्टेटस क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर और आपका स्टील में देखिए, स्टील इंडस्ट्री ये भी जो थी, इसमें टाटा स्टील सेल हो गया, ये क्या हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू, बहुत सारे इसमें। और क्या क्या इसमें चैलेंजेस है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन जो है, ये टाटा स्टील मतलब जो स्टील सेक्टर है इसके लिए। ऑटोमोबाइल, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन विद मेजर मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, इस तरह से। और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, जैसे कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी में। जैसे कि आपको हम बताएं कि जो बहुत सारी ये बाहर की जो कंपनीज, जैसे टोयोटा, तो टोयोटा का क्या है कि टोयोटा का जो 2-3 कार है, जैसे कि आपका ये देखिएगा, आपका बहुत बड़ा प्लांट भी है ये बैंगलोर बिरदी में, आप देखिएगा वहां जाइए, तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स जो है इसके साथ ये टाई अप हुआ, और टोयोटा यहीं पे प्लांट, और बहुत सारे उसके ऐसे भी ऑटोमोबाइल हैं जिसको सीकेयू बोलते हैं, कंप्लीट नॉक्ड यूनिट। सीकेयू का मतलब कि पूरा असेंबल होकर गाड़ी यहीं आ गई, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो अब इसमें कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है फंड, इंडिया के बाहर जा रहा है। तो आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाइए कि यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हो और यहां से हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो अब जैसे कि टाटा मोटर्स याद है, जैसे कि आप रेलवे में देखिएगा जो आपकी जो नई ट्रेन चली है ये वंदे भारत, ये प्योरली जो है वो टेक्नोलॉजी या हम ही लोग का, और हम ही लोग उसको मैन्युफैक्चर कर। और यही नहीं, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज जो है उन लोगों ने ऑर्डर भी दिया है कि आप हमारे कंट्री के लिए भी बनाइए। तो ये क्या हो गया, ये आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक हम लोग के लिए एक अचीवमेंट भी है। आइए आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें क्या है कि ये रैपिड एक्सपेंशन विद, अब आईटी हब जैसे कि ये सब सिटी बने, जैसे साइबर आपकी सिटी इनको बोला भी गया। और ये जो आप देखिएगा कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई, तो आईटी का जो हमारे यहाँ इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो एक सर्विसेज सेक्टर के तौर पे हुआ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर ही रहे, प्रोडक्ट वैसा जो है जैसे कि अगर जो बनाना जो था, अब उस पर भी हम लोग जो है काफी उस सेक्टर में भी मतलब वो बहुत ज्यादा अब दिन दूर नहीं है, क्योंकि यहीं के टैलेंट जो है वो बाहर गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन जापान आप कह लीजिए, या फिर यूके भी कह लीजिए, और वहां पे वो लोग कार्यरत है, काम किए, है ना। तो अब हम लोग क्या हो गए कि सर्विस प्रोवाइडर, और जो आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं ना, आउटसोर्सिंग आप लोग जानते भी होंगे, जैसे कि केपीओ हो गया, क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या बीपीओ जो हो गया ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तब इसमें लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो डेवलप किए आईटी को और इस सेक्टर को किस रूप में, एक सर्विस प्रोवाइडर के ही तौर पे। तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री में
ये भी एक बहुत बड़ा आपका जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला और बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी इसमें किया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद और बेंगलोर, ये जो दोनों जो सिटी आपके ये निकल के आए, ये केवल बिकॉज ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। और ये भी आपके पोस्ट 2000 के बाद जो मतलब 2000 के बाद जो है लास्ट 2 डिकेड का ही ये डेवलपमेंट है। और आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो डिजिटल इंडिया और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी, अभी जैसे पेमेंट के तौर पे यूपीआई जो आपका है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सब इसी वजह से सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आप कर पाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी हमने कैसे डिफाइन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैसिलिटेट कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम आप बना रहे हैं विच फैसिलिटेट्स योर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इसको क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे ई कॉमर्स, जैसे आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब उसमें क्या है कि आप कोई भी ऑर्डर, कोई भी पेमेंट करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो क्या है, एक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना के रखे हैं, एक आईटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो डिजिटल इकोनॉमी हमारी सक्सेसफुल नहीं होती। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए अभी रिसेंटली जो कोविड-19 था, जो पेंडेमिक था, ये बिकॉज ऑफ दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत सारे लोग कम से कम जैसे नौकरियां जिनकी चली गई, ये एक सेक्टर जो था आईटी, इसमें क्या था, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर पा रहे थे। हाँ ठीक है, सैलरी उसमें कम मिल रही थी, आधी सैलरी मिल रही थी, बट एटलीस्ट मिल तो रहा था। तो अभी आप देख भी रहे होंगे इस बार बजट में भी जो यूनियन बजट हम लोग पढ़े कि जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और कैसा, डिजिटली फॉर्म में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार को बढ़ावा देगा, उद्योग को बढ़ावा देगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज ए बेसिक नीड फॉर योर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, आ जाइए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, उसमें क्या हो जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपके पास सड़कें होनी चाहिए, है ना, बिजली वहां पे जो है उपलब्ध होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है, रोड्स होने चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अपग्रेडिंग मेजर हाईवेज टू इंप्रूव कनेक्टिविटी। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि हाईवे या जो भी बड़ी बड़े जो आपके जो शहर हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपके हाईवे से। और इंप्रूव कनेक्टिविटी की केवल वो जुड़े ही नहीं है, आप काफी अच्छे स्पीड के साथ जो है आप दो शहरों का ये सफर भी जो है ये तय कर सकते हैं। इवन कहीं कहीं तो आप मतलब दो मतलब ट्रेन और ये इन दोनों में अगर ऑप्शन रहे तो जो आप कार से, जैसे कि आप बॉम्बे पुणे अगर आना है, या आप उतना दूर मत जाइए, अगर आपको पटना से एडजेसेंट 2 शहर अगर आप देख लीजिए, अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना हो तो आपका जो सबसे ये हाईवे जो बना हुआ है, या फिर अदर्स भी जो उधर दरभंगा, या फिर जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहा है। ये हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाए, 10 है कि 11 है, कटिहार से होके जा रहा है कि नहीं, किशनगंज से होके जा रहा है कि नहीं, इस तरह से उसको थोड़ा सा मैप में भी आप लोग लोकेट कर लेंगे। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें क्या है कि मेजर हाईवेज टू इंप्रूव कनेक्टिविटी। एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये क्या है, रोड कनेक्टिविटी, इस पे फोकस करना है इसको, पर्टिकुलरली इन बॉर्डर एंड रूरल एरियाज जो है ये। फिर क्या है कि रेलवेज, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे कि आप देखिएगा कि पहले एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट अगर इतनी ट्रेन लेट है तो लोग मान के चलते थे कि नॉर्मल है। अब नहीं है, उतना नहीं, अब है ही नहीं, अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपको मिलेगा। और आपको हम एक चीज और बता दें, जो लोकल ट्रेन जो चलती है 2 सिटी में, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जिसको पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, उसमें 1 मिनट का भी लेट नहीं है, जो पैसेंजर ट्रेन जो है, हाँ, जिसको वही जो मेमू या एमू क्या बोलते हैं, मेमू, हाँ हाँ, मल्टीपल इलेक्ट्रिक। तो अब जो इस तरह की ट्रेन है, या फिर जो लंबी दूरी वाली जो ट्रेन है, जैसे आप ऐसे समझिए, इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करने वाली ट्रेन कौन सी है,
ये ध्यान रहना चाहिए। विवेक एक्सप्रेस, है ना? हाँ, तो अब ये कितना, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो अब है कि इसमें हो सकता है कि कहीं आपको आधा घंटा 1 घंटा अगर मतलब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन आते आते लेट में, नहीं तो सामान्य तौर पे, हाँ, लेकिन सामान्य तौर पे आप जो है ये मान के चलिए कि टाइम जो है वो काफी जो है ये मेंटेन हो रहा है टेक्नोलॉजी के ही वजह से, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। क्या हुआ, किस बात को लेकर आंसर है? नहीं तो अब हो गया है पंक्चुअल। दूसरी बात की ये जो जीपीएस जो आ गया आपका, आप आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो सही बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो सही परसेप्शन है, वो गलत नहीं है। जो मतलब कि टेक्नोलॉजी का अगर कहीं मान लीजिए कि जिसको बोलते हैं ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई मेजर प्रॉब्लम है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो जैसे जीपीएस जो टेक्निक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका भी इस्तेमाल करके आप ये भी लोकेट कर पाते हैं कि कहाँ ट्रेन, इससे और आगे आप देखिए कि आपका कोच कहाँ है ये भी पता चल जा रहा है ना, कि आपका इंजन से कितने दूरी पर आप हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान भी कर पाते हैं। मतलब हर तरह से आपको ये सुविधा जो है, और ये क्यों, क्योंकि आपने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। नहीं, उसमें कई एस्पेक्ट हैं, आप समय भी नहीं है, दूसरी बात है कि भीड़ अगर बहुत ज्यादा है तो उससे बच जाएगा आप। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट रेलवे को मॉडर्नाइज किया गया, इसमें और क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं आ गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के तहत जो इलेक्ट्रिफिकेशन, इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स, हाई स्पीड रेल्स, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसमें है। फिर पोर्ट्स को देखिए, पोर्ट्स में भी मेजर और माइनर दो तरह के पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि मेजर पोर्ट्स हो गया ये आपका नवा सेवा पोर्ट, इसको जैसे जेएनपीटी मुंबई, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। और सागरमाला प्रोजेक्ट एक है, उसमें क्या है कि पोर्ट की कनेक्टिविटी और पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कई ऐसे भी जो स्टेट, जैसे कि टोटल 9 स्टेट इंडिया में क्या है, वो कोस्टल है, और जो स्टेट कोस्टल नहीं है तो वहां से उसको पोर्ट तक ले जाने की लिए, जैसे कि आप लोग ये सुने होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, है ना, डीएफसीएल, इसमें क्या है कि इंडियन रेलवे का और जो पोर्ट पे जो आपका है, तो इन दोनों का क्या किया गया कि एक टाई अप करके, और उसके बाद से ताकि ट्रेड और व्यापार जो है और बेहतर हो, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाएंगे। अब नोएडा एक लौता एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो लैंडलॉक्ड। अधिकांश जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके बने वो कहाँ बने, ये आपके पोर्ट के किनारे, क्योंकि क्या होगा, आपका ट्रेड और व्यापार जो है वो बेहतर होगा। तो पोर्ट को इन जो लैंड लॉक जो आपके स्टेट है, जैसे कि बिहार एक लैंड लॉक, बिहार के साथ जो है एक बहुत आसान तर्क यही दिया जाता है कि बिहार क्यों विकसित नहीं हो पाया उद्योग, तो सर पोर्ट में लैंड लॉक्ड है, जबकि लैंड लॉक्ड आपका हरियाणा भी है, पंजाब भी है, बहुत सारे, है ना। तो अब है कि यहाँ से जो नियरेस्ट पोर्ट आपका है वो कौन सा हो गया, आपका डायमंड हार्बर, यही कोलकाता का। नहीं तो फिर आप उधर आप चले जाइए उड़ीसा, पुरी के पास जो है, हाँ, तो कोलकाता आपका यहाँ हो गया। तो अब यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका रोडवेज अगर ये सही रहा, रेलवे नेटवर्क अगर बेहतर रहा, तो वो जो आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपकी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो आपको इट फैसिलिटेट्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आधारभूत संरचना एक होता ही है कि एक सिस्टम, आप एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जो व्यापार और उद्योग को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे आपको ये जो जोन होता है जो जितना ईस्ट कोस्ट वाला है, इसमें आपका ये कोल जितना है, मतलब ये कोयला या अदर मिनरल्स जो है, इसकी ढुलाई सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो इंडियन रेलवे का जो है वो यही जोन है। पैसेंजर से ज्यादा जो कोयला जो ले जाते हैं लोग ना। हाँ,
उसके पीछे यही तो तर्क दिया जाता है कि कुछ लोगों का, कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो काफी जो सोवनिस्ट है, वो इनका ये मानना है कि वो बनाया ही गया था कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा से ज्यादा, हाँ, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी जिसमें ये था कि ये कलेक्टिव बिहार झारखंड जो था, पहले बिहार था, तो अब जो भी उसके ऊपर जो फ्रेट या अदर जो रेवेन्यू, उस पर कंट्रोल किसका होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये इंडस्ट्री होने के बाद भी ये इलाका अगर आप देखिए तो ये काफी, मतलब एक तरह से ये अग्रिम पंक्ति में नहीं है, ये पिछड़ा इलाका। जबकि रेलवे को अगर रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है सबसे ज्यादा? यही है। गुड्स में भी ये खासकर ये जो कोस्ट वाला जो, हाँ, ये कोस्ट, हाँ, पैसेंजर में तो कहने, अगर एक जो डब्बा होता है ना, जैसे 3 टियर एसी जो है, उसको 1 किलोमीटर चलाने का कॉस्ट, सबसे बेहतर आपको इंडिकेटर देना, आप यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए 1 किलोमीटर चलाने का क्या कॉस्ट है, और 72 उसमें सीट होती है, उसका फेयर आप ले लीजिए, उससे 1 किलोमीटर चलाने का कॉस्ट क्या इतना निकल जाएगा, इतना फेयर शायद। ये भी टेक्नोलॉजी का ही रोल है, क्योंकि आप मान लीजिए डिजिटली अगर आप नहीं बुक कर पाइएगा टिकट, तो उसके बाद से फिर आपको बर्थ नहीं मिलेगा। किससे? जो फेयर होता है, हम वही तो कह रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ से कोई आप एक शहर लीजिए, गया ले लीजिए उदाहरण के लिए, पटना और गया का जो पैसेंजर ट्रेन है उसका फेयर कितना है? 25 रुपया। अब अगर मान लीजिए कि 72 ही सीट मान लें, जो आप जो आइडियल केस कह रहे हैं, कैसे कॉस्टिंग निकलेगा यही आप निकालिए, तो 72 लोग हैं, 72 मल्टीप्लाई 25 कितना हुआ? नहीं, हम उदाहरण पहले सर, 72 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 1800 रुपए में 90 किलोमीटर की दूरी एक डब्बा जो है उसको ले जाने का कॉस्ट हो सकता है ऐसा? हाँ, तो क्योंकि इसको प्रॉफिट मेकिंग वैसा ये नहीं रखा गया, ये गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम जो हम लोग हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो पढ़ते हैं ना कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है, तो ये उसी स्कीम के तहत इसको ये चला है। या उसको छोड़ दीजिए, आप जो ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, जो 3 टियर का जो फेयर होगा, तो 72 मल्टीप्लाइड उतना, और 1 किलोमीटर चलाने का जो कॉस्ट है डिवाइड कर लीजिए पर के ऊपर कितना डिवाइड, क्या उसको चलाने में उतना ही। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कीजिए, आप कोई कार हायर कीजिए, आप बस से जाइए और उसके बाद से आप निकालिए, देखिए जो डीजल का कॉस्ट है या पेट्रोल का, देखिए कितना आ रहा है। आई बस समझ, यही, हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि वेलफेयर है। हाँ, लेकिन अब चलाना तो है, तो इसीलिए जैसे ही रेलवे को ये बताया गया कि दैट यू आर इन ए बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो देन देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। और बिजनेस मॉडल के तौर पे आपको हम बता दें, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इसकी मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब कि देयर इज नो कॉम्पिटिटर एट ऑल ऑफ इंडियन रेलवे। और इकोनॉमिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस भी इंडस्ट्री में आपकी मोनोपोली हो और आप लॉस में चल रहे हो, ये संभव ही नहीं है। आप खुद सोचिए, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जो भी हम प्राइस फिक्स करेंगे, किसके लिए बन रहा है? वही तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। आपको बता ही रहे कि 20 साल का ये सारा डेवलपमेंट है, ये तो वही हो गया कि सारी कहानी जो हम वही पढ़ रहे हैं। उसके लिए कॉस्ट है, रेलवे में जितना आपको बजटिंग चाहिए, जितना उतना फंड है, धीरे धीरे बन रहा है, बनाने में उसमें कॉस्ट भी तो आएगा ना, उतना बजट एलोकेशन आएगा, तभी तो हम लोग, लेकिन जो काम हुआ वो बहुत फास्टर वे में हुआ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्लो काम हुआ। आई बस समझ में। हाँ, क्या हुआ? चलिए,
अपग्रेडेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी है। ये उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। अभी देखिए एयरपोर्ट को ही देख के देखिए, यूपी में 21 एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में पटना, गया, दरभंगा, और दरभंगा एयरपोर्ट जो है हाईएस्ट रेवेन्यू जो है जनरेट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, दरभंगा। हाँ, इसके अलावे और भी विचाराधीन है बहुत सारे एयरपोर्ट अभी बिहार में, जैसे एक पूर्णिया के पास है, एक और मुजफ्फरपुर के पास जो पताही जो जगह होता है वहां, मोतिहारी में, एक गोपालगंज में है। ये सब नहीं, ये लोग उड़ान स्कीम में आ गए हैं, ये विचाराधीन है, मतलब आने वाले समय में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फैसिलिटेट करना है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी क्या कहते हैं, क्या डिफिनेशन है एनर्जी का? एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आप विकासशील देश हैं, विकासशील देश से डेवलपिंग नेशन है, और यहां से डेवलप्ड नेशन बनना है, तो मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डेवलपिंग नेशन? विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, इतना ही कहा जाए। इसका क्या मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग इकोनॉमी, इट मींस दैट ए लॉट टू डू, बहुत कुछ करना बाकी है। तो बहुत कुछ करना जब बाकी है तो आप करेंगे कैसे? एनर्जी, उसके लिए ऊर्जा चाहिए भाई, कोई काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसको भी जब डेवलप बनाना है, किस तरह से? इंडस्ट्री वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? एनर्जी। अब एनर्जी में क्या है, जैसे कि पावर जनरेशन, जैसे थर्मल पावर आपका, तो मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट फेसेस इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। और दूसरी बात की, जैसे आप देखिए कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, एनर्जी आपके हैं जो कि क्या है, वो बढ़ नहीं सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल नेशन है, और ट्रॉपिकल नेशन होने के नाते आपके पास एक एडवांटेज है सोलर एनर्जी का। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे विंड एनर्जी का, जो कोस्टल एरिया हो गया, वहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, विंड इनको या सोलर को, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट, और काफी ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, जैसे सोलर प्लांट वगैरह जो है इस तरह से। तो एक उसमें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर, नेशनल सोलर मिशन भी जो है वो क्या इंक्रीज किया सोलर कैपेसिटी को। हाइड्रो पावर, जैसे बहुत नदियां हैं, इन नदियों से क्या आपको, हाँ, आईएसए जो आपका है, इंटरनेशनल सोलर रिलायंस है, कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? हाँ, वही न्यू दिल्ली, वही गुड़गांव। हिमालयन रीजन्स में हो गया आपका। विंड पावर फोकस ऑन कोस्टल एरियाज विद हाई विंड पोटेंशियल। अब इसका क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो एफर्ट्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी थ्रू स्कीम्स लाइक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, है ना। तो ये आपका हो गया ये एनर्जी सेक्टर। इसमें देखिए सोलर प्लांट और ये विंड एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बनाइजेशन जो है ये भी एक इंडिकेटर होता है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, है ना। एक बहुत पुरानी एक कहावत भी है, गांव में लोग कहते भी थे पहले, कि अगर कोई आपका लड़का है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको खूब पढ़ाइए, नहीं पढ़ रहा है तो उसको किसी अच्छे शहर में बसाइए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां वो जब उस एक इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, तो मतलब कि जो शहरीकरण जो होता है ना, अर्बनाइजेशन, ये एक इंडिकेटर होता है किस चीज का? एक डेवलपमेंट का, है ना। तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको याद होगा कि एक पूरा करके एक जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो ये कहते भी थे कि प्रोवाइडिंग अर्बन amenities to रूरल एरियाज, है ना। मतलब कि जो आपके ग्रामीण जो क्षेत्र है, अगर उनको वो फैसिलिटी दे दी जाए जो शहरों को दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आप एक फोर्सफुल माइग्रेशन भी जो देख रहे होंगे, है ना, कि एक माइग्रेशन है, अब लोग क्यों जाते हैं शहर में, क्यों जा रहा है? तो जा रहा है कि वहां पे उसको क्या, एक तो पहले ये शिक्षा, तो शिक्षा अब अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उसको चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन।
तो क्वालिटी एजुकेशन अगर उसको चाहिए तो क्या इसमें टेक्नोलॉजी ये रोल आज प्ले कर रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा। आपको वही लेक्चर, वही क्लास, सब कुछ किससे मिल रहा है? टेक्नोलॉजी, और आपको यही डिजिटल बोर्ड जो है या जैसे और भी। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आई बात समझ में? ठीक वैसे ही हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल अगर है जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, या आपको इंडस्ट्रियलाइज जो आपके जो शहर होते थे जहां पे लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, ये सारी सुविधाएं अगर आपको ये मिले कहा, तो अर्बन एम्यूनिटीज किधर? रूरल एरियाज को। तो जो अर्बनाइजेशन है, दिस अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि अभी नया में आप सुन भी रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन। इसमें क्या है कि 100 स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है और अफोर्डेबल हाउसिंग भी उसमें है ना, और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हाउसिंग टू ऑल बाय 2022। ये इसमें क्या था? एक इसका एक स्कीम था और एक लक्ष्य भी था। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसमें क्या है कि जल जीवन मिशन, प्रोविजन ऑफ पाइप्ड वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, स्वच्छ भारत मिशन जिसमें फोकस ऑन सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूरल अर्बन क्लीनलीनेस। ठीक है, ये हो गया आपका स्मार्ट सिटीज। क्या इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद से ये आपका हाउसिंग, है ना, और एक डेडिकेटेड जैसे कि ये इसमें रोड्स जो हो गए वो किसके लिए हो जाएंगे आपको? ये ट्रांसपोर्टेशन जो आपका, तो इंडस्ट्रियलाइज भी होंगे वो शहर, और क्या होंगे? आपको रहने के लिए भी अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ उसको ये बनाना है। तो इस तरह से 100 स्मार्ट सिटीज को ये बनाना। चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है यही, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स तो नहीं है कि वो अकेले करे। ऑन द कंट्री केवल प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी इतना फंड्स नहीं है कि वो ये करें, या सारा पावर देना भी सही नहीं है, ये भी इनका कहना एक सही है। इसलिए दोनों का एक क्या है, एक मिला जुला जो है एक ये मॉडल जो है। फिर इनोवेटिव फिनेंसिंग, जैसे इसमें डेवलपमेंट फंड्स, इंटरनेशनल एड, कुछ नए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको जो है और ये डेवलप किए जाए। जैसे आप लोग ये सुन भी रहे होंगे REITs करके है, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट करके एक बनाया जा रहा है ना, वो भी एक निवेश के लिए जो है, जिसमें जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसी तरह ये खास पर्पस के लिए। मेंटेनेंस क्या है? डिफर्ड मेंटेनेंस, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इनएडिक्वेट फंडिंग, ये जो है मेंटेनेंस, इस पे जो आपको ये काम, तो ये चैलेंजेस भी है और इन पे क्या सोल्यूशन, तो क्या स्ट्रेटेजी है? तो रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल्स और इम्प्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर है सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि आप चाहे कोई भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट एस्पेक्ट पे अगर वो खरा नहीं उतर रहा है, मतलब कि पर्यावरण या इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो आपका इस एस्पेक्ट पे भी आपको ये ध्यान देना होगा, जो ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, है ना, ग्रीन इनिशिएटिव। तब इसमें क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट जो है ये आपको। अब आ जाइए, ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहते किसको? किसको कहते हैं? जिसमें जो पब्लिक इंटरप्राइज, मतलब इसमें की जो डिसीजन मेकिंग है या अथॉरिटी, जिसमें कोई भी स्ट्रेटेजिक आपको अगर निर्णय लेना है, तो इस पे किसका जो है ज्यादा इस पे इम्पैक्ट? गवर्नमेंट का, या इसको मतलब लूज टॉक में हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं, है ना। हाँ, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का, तो मेजर रोल ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। की सेक्टर्स में हो गए जैसे डिफेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेवी इंडस्ट्रीज। अब क्या इसमें रिफॉर्म्स और चैलेंजेज आए? तो जैसे इसमें भी कई हद तक जो है प्राइवेटाइज किया गया, इनके स्टेक्स को इसमें निवेश जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है किए। जैसे कि इनको जैसे ही डिसइन्वेस्ट किया गया, तो डिसइन्वेस्ट करके आप कैपिटल मार्केट में लाए। जैसे NTPC, BHEL, इनका क्या है, इनका कैपिटल मार्केट में आप स्टॉक जो है लिस्ट है।
तो जब लिस्ट है तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स या फंड हाउसेस क्या है, वो निवेश करते हैं, तो निवेश करते हैं तो उन पैसे का वो इस्तेमाल जो अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकता है। इंप्रूव इफिशियंसी, रिड्यूस फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, है ना। ये इनमें एक चैलेंज भी है और यही इनका सोल्यूशन भी है, क्योंकि इन आपको बताए भी थे कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो क्या होता है, पहले एक्सपेंडिचर को वो बताते हैं, एक साल में ये हम एक्सपेंडिचर करेंगे और फिर क्या करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, है ना। तो अब इसमें कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो क्या बताते हैं कि ये हमारे एसेट्स है और ये हमारे लाइबिलिटीज है, ये हमारा इनकम और ये हमारा एक्सपेंसेज है, तो दे आर ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बट वेयर एज दिस पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो अभी हमने उदाहरण दिया आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक का, कि इनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करना होता है। जैसे एनर्जी सेक्टर से जुड़े जो पीएसयूज होंगे, तो गवर्नमेंट की जो आपकी एनर्जी या इससे रिलेटेड पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करना भी इनका क्या है, एक ड्यूटी है। आई बात समझ में। जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड इसमें कंपनीज होंगी, उनका काम क्या है, उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को एक इंप्लीमेंट करना, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रेंट रहता है कि आप एक्सट्रीम जिसको कहते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, क्योंकि आपका जो सेटअप हुआ था, आपका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो क्या ध्यान में रख के हुआ था कि आपको एक वेलफेयर जो है, ऐसे भी हम लोग की परिकल्पना क्या है, एक वेलफेयर स्टेट वाली ही है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, रेसिस्टेंस फ्रॉम यूनियंस, पॉलिटिकल अपोजिशन, ये इस तरह के जो है ये रेसिस्टेंस आए, ठीक है। परफॉर्मेंस इश्यूज, इनएफिशिएंसी, वही ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी से ज्यादा इसको जो आप कहिएगा ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, मतलब कि वही जो डिसीजन मेकिंग में उसमें काफी जो है वो निर्णय, जैसे आप ऐसे समझिए, रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, रेलवे कोई कंपनी नहीं है, रेलवे का एक बोर्ड है ना। तो जो आप सुने होंगे यार, जो रेलवे बोर्ड होता है, तो अब बोर्ड है, तो ये कंपनीज एक्ट जो है आपका 2013, इसके तहत जो है इंडियन रेलवे कोई कंपनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी नहीं है तो वो सारे एक्ट के ये जो चीजें हैं इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आप कहीं लोन भी नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए भी क्या है, तो फिर अब इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई, जैसे इरकॉन करके एक है, जैसे आईआरसीटीसी आप लोग जानते होंगे, आईआरएफसी हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी, ये कंपनीज हैं। तो ये इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जो पहले 1956 होता था, ये एप्लीकेबल है, वेयर एज फॉर बोर्ड इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब उसको जो भी डिसीजन लेना होगा, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या है, रेलवे बोर्ड। अब रेलवे बोर्ड जब तक जो है, और उसको क्या करना होगा, जो भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है और भारत सरकार जो है, जो उनकी पॉलिसीज है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्विक नहीं हो सकता है, क्विक मतलब त्वरित नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 पास अभी हमको जो बेहतर लगा, नहीं, उसके ऊपर जो है तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंट, ऐसा नहीं कि ये लोग क्या है, इनएफिशिएंट लोग हैं, बस उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा, बिकॉज डिसेंट्रलाइज जो है वो क्या है, वो डिसीजन मेकिंग, प्लस कई लोग हैं इसमें, हर स्तर पे आपको स्टेज पे जो है डिसीजन लेना होता है, ठीक है। रिफॉर्म्स क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट्स। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस क्लाइमेट, ये क्या आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कैसे है कि जैसे एफडीआई, इसको हम लोग क्या किए, प्रमोट किए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, एफआईआई जो है 91 के बाद से, अब इनका जो है, अब जितना डॉक्यूमेंटेशन काम है, जैसे कि आप देखिएगा कि जितना प्रोसेस, जैसे कंपनी स्टार्ट करनी है, तब जितना क्विक हो जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम लोग की रेटिंग डे बाय डे क्या हो रही है, वो बेहतर हो रही है। तो जैसे गवर्नमेंट का एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी है क्या, कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, तो लेस इन्वॉल्वमेंट अगर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट, तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और क्विक वो होगा, तो जो इसमें आसानी है, तो इसको बूस्ट, ये क्या इसका फर्क पड़ेगा, बूस्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। तो जो बिजनेस क्लाइमेट एक बनाने की बात हो रही है, आप देख भी रहे होंगे कि स्टार्टअप करके कल्चर डेवलप किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप
इंडिया करके। अब उसमें क्या है कि जो स्टार्टअप जैसे बनाने का मतलब है कि आप कोई इनोवेटिव कोई आपके पास आइडिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। आप ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले बने, मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग कर पाए, तो वही वो यूथ को भी कहा जा रहा है, जो गवर्नमेंट मतलब उसको प्रमोट कर रही है। और विशेष तौर पे अभी आप लोग बजट वाला भी पढ़े इसमें कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर महिलाएं आ रही हैं किसमें, व्यवसाय में, कि अपना एक कोई कंपनी वो स्टार्ट करें। क्या मिलेगा उसमें, क्या क्या इस बार सुविधा था बजट में, पढ़े हैं आप लोग, बताइए। वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है इस बार, मतलब वही कितना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या विदाउट कोलेट्रल, विदाउट इंटरेस्ट, स्टार्ट करो, कोई आइडिया हो आपके पास तो। ठीक है, तो ये जो है कि विदाउट कोलेट्रल या फिर बिना इंटरेस्ट के आपको ये प्रमोट किया जा रहा है, तो मतलब कि दैट दे आर ट्राइंग टू बूस्ट पीपल दैट दे विल स्टार्टअप और दे विल स्टार्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। कि इन अदरवाइज कि आप जो एम्प्लॉयमेंट सीकिंग नेशन से आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो है नेशन जो है ये बन रहा है। मतलब आपके पास कोई आइडिया हो आपको, अब क्या प्रॉब्लम है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन स्लो कर दिया। अब एक मिनिमम हमको कैपिटल चाहिए, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप स्टार्ट कीजिए कोई। ठीक है, अब इसमें क्या है रिफॉर्म्स, तो रेगुलेटरी चेंजेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, इंप्रूवमेंट एरियाज क्या है, तो टैक्स कंप्लायंस, अब ये एरिया जो इसको भी इंप्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन परमिट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। अब प्रोग्रेस इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, अब इसमें आए दिन जो है ये चेंजेस होते रह रहा है और हम लोग का इंप्रूवमेंट। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, अब इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब इसमें क्या है कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इसका इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी आप लोग जानते भी होंगे, है ना, इसका इस्तेमाल करके कैसे आप अपने, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन वगैरह, इसमें कैसे उसका इंप्रूव किया जा सकता है चैट जीपीटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह आपके बिजनेस में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, यही जो हम कह रहे थे अभी आपको, स्टार्टअप इंडिया फोकस ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आ जाइए ग्रीन इनिशिएटिव्स में, तो रिन्यूएबल एनर्जी, अब इसमें क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी कैपेसिटीज, इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। Environmental regulations में policies aimed at reducing industrial pollution and promoting sustainable practices. आइए कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक, एक बार फिर से देख लीजिए। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, ये इसके विषय में हम लोग पढ़े। तो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री किसको कहते हैं, तो इंडस्ट्री उसको कहते हैं एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जिसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या किया गया, एक फाइनल प्रोडक्ट। दूसरा दृष्टिकोण इंडस्ट्री को समझने का है कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करने वाली कुछ कंपनीज हैं, उनके सेट को इंडस्ट्री कहा जाता है। तो तरह से इसको समझा जा सकता है, जैसे कोई बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लगा रहे हैं तो उनको क्या कहा गया, बैंकिंग इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री एक क्या हो गया, ओवरऑल एक आपका हो गया, और उसका सबसेट क्या हो गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। आईटी इंडस्ट्री, इसमें जो कंपनीज हो गई, तो एक सिमिलर क्या हो गया, वो बिजनेस हो गया। जैसे ऐसे ही आप एजुकेशन को भी इंडस्ट्री अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कुछ स्कूल्स हो गए, डीएवी पब्लिक हो गया, आपका सेंट माइकल हो गया, और दो चार स्कूल बताओ, सेंट जेवियर, डीपीएस हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, है मैं समझ। ठीक है, तो प्री ब्रिटिश एरा में ये क्या था, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ये हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आपको टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोबाइल, ये सब। फिर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन जो है ये आया।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहा गया, तो एक ऐसा डेवलपमेंट मतलब एक सिस्टम बनाया गया विच फैसिलिटेट्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसमें दो तरह का होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जैसे तो एक क्या हो गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे थे, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तभी हमारी बहुत सारी पॉलिसीज जो है या बहुत सारे स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाए, है ना। एनर्जी, फिर जाहिर सी बात है कि आप डेवलप और कोई भी इंडस्ट्री तभी करेंगे जब आप एनर्जी सेक्टर पे फोकस करेंगे, और हम लोग ट्रॉपिकल नेशन होने की वजह से सोलर और विंड पावर जो है। फिर आप जो स्मार्ट सिटीज जो है, चैलेंजेस, सोल्यूशन, फिर पब्लिक सेक्टर, ये इंटरप्राइजेस थे, इनके क्या रोल, सिग्निफिकेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आइए क्वेश्चंस करते हैं, बताइए। सी कंफर्म। सही है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एम्ड टू लिबरलाइज इंडियन इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स। इसको वर्ड बाय वर्ड आप लोग चाहे तो, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड इंकरेजिंग एफडीआई, ठीक है। दिस पॉलिसी मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी। क्या थी, हम लोग ये भी कह सकते हैं अपनी इकोनॉमी को कि क्या थी 91 के पहले, हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी, और उसके बाद से क्या हो गया, ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है। बताइए। द सागरमाला प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर, बताओ जी। कंफर्म, पक्का, कैसे, और नाम भी बता रहा है सागर, हाँ। The Sagarmala project focuses on enhancing port connectivity and infrastructure along India's coast to boost maritime trade and logistics, ठीक है। Which of the following is not a goal of smart cities mission? स्मार्ट सिटीज मिशन का इसमें से कौन सा गोल नहीं है? बोलो जी। बी, टू रिड्यूस द अर्बन रूरल इनकम गैप का, ये एक चीज समझिए कि एक मिशन आप कोई बना रहे हैं तो ये इट इज नॉट ए पैनेसिया ऑफ एवरीथिंग, ये हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। स्मार्ट सिटीज मिशन हम बनाए इस पर्पस के लिए, जो आप ये गैप है ये है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सोल्यूशन कुछ और करेंगे आप। हम स्मार्ट सिटी बना दिए, इस स्मार्ट सिटी में अफोर्डेबल जो है कॉस्ट पे हाउसिंग आपको दिए, इस स्मार्ट सिटी में एक ऐसा बना दिया गया जिसमें टेक्नोलॉजी है, इस स्मार्ट सिटी में ऐसा बना दिया गया जिसमें आपको सारी अर्बन फैसिलिटी एमिनिटीज जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन ये इसमें इस बात का नहीं ध्यान रखा गया कि टू रिड्यूस द अर्बन रूरल इनकम गैप, जो इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, यस। To provide efficient and sustainable public transportation, yes. To enhance citizen participation in urban governance, yes. लेकिन इसके बारे में इसमें नहीं, ये कह रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्मार्ट सिटीज इसके अगेंस्ट है। हाँ, हाँ, नहीं, इसमें क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं कि क्या ये स्मार्ट सिटीज जो है ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में एक गल्फ क्रिएट कर दे।
जैसे आज भी 30% ऑफ जो आपका जीडीपी है कुछ खास सर्टेन स्टेट ही आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे स्टेट नहीं कर। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, घर में जब काम होगा तो काम करने वाला कुछ खास ही लड़का होगा, है ना, लेकिन जब सबके लिए गिफ्ट और जब कपड़ा खरीदा जाएगा तो सब आ जाए, जो काम नहीं करता उसके लिए ज्यादा खर्चा। अब ऐसा बोल के अब आप जो है बहुत बड़ी आलोचना जो है बुला ले रहे हैं, सुन लो आप, वही काम करती है और करता कौन है, तो अब आप लोग तय कर लो ये अब, हाँ बताओ, बचपन से नहीं, बचपन से नहीं ट्रीट किया गया, एक सेकंड, बचपन से बता रही है, बचपन से नहीं ट्रीट किया गया, ये कई सेंचुरी से ट्रीट किया गया, इसीलिए ये 1-2 दिन का नहीं है, ये कई सेंचुरीज का ये भड़ास जो निकल रहा है। आपको ये बताते भी हैं, स्टैटिस्टिक्स भी ये प्रूफ कर रहा है। कोई ऐसा आप देख लो इंडिया में कोई एग्जाम आप देख लीजिए जिसमें टॉप 5 में, टॉप 10 तो बहुत दूर की बात हम कह दिए, टॉप 5 में कोई लड़की ना रही हो पिछले 10 साल में, चाहे वो नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईटी जेई हो, चाहे आप ये, और यही नहीं, अभी आप एक फील्ड उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड में आप देखिए लास्ट जो है 5 ईयर्स और इवन 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स से आप लगा लो, मतलब 2019 18-19 से ही आप देखिए कितने वुमेन एंटरप्रेन्योर आई हैं। सीईओ तो एक पोस्ट हो गया, वो तो एक कंपनी में, आप देखिए कि कितनी एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं, आई बात समझ में। तो ये एक बचपन से नहीं ट्रीट किया गया, ये सेंचुरीज से। आप इसका एक और एग्जांपल देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट, यूएस का टॉप ऑफ द टेबल पे अभी भी कोई महिला नहीं बैठी हुई है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं हुई है यूनाइटेड स्टेट। आपके यहाँ इंडिया में 2 बार हो चुकी, प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला हो गई। तो ये जो मतलब वर्ल्ड वाइड जो एक परसेप्शन भी जो दिया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड नेशन है, या ऐसा नहीं है। तो इंडिया में जैसे हम लोग या गवर्नमेंट भी जो जिस तरह से प्रमोट कर रही है, जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, और इतना नहीं, और ये अपॉर्चुनिटीज को मतलब महिलाओं ने और विशेष तौर पे जो लड़कियों ने, अगर आप कहिए, बहुत तेजी से ग्रैब भी किया है। सवाल अवसर मिलने का नहीं है, अवसर तो दिया गया, और जिस तरह से आपकी जो सामाजिक संरचना बदल रही है, हमको ये मतलब बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि 5 साल डाउन द लाइन अगर मतलब लड़का और लड़की दोनों एक फैमिली में हो तो लोग ये कहेंगे कि भाई लड़की है, बिटिया है, इसको पढ़ाओ, ये कोई इसका सिलेक्शन होगा, कहीं कोई जॉब करेगी, लड़का है तो कुछ काम कर लेगा, इसको कोई काम सिखाओ, कुछ स्किल सिखाओ, कुछ हुनर सुना, मतलब हमको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। तो कहने का मतलब जो सामाजिक संरचना बदल रही है, जैसे कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है तो लड़की को पढ़ाओ, है ना, लड़का इसको कोई हुनर सिखाओ, कुछ काम करो, कुछ पढ़ लिख लेगा, कुछ काम ही तो करना है इसको। तो वो जो आप कह रही है ना वो सही है, हाँ, तो धीरे धीरे जो है चलिए। और प्रमोट किसको किया जाता है, जो पहले से मान लीजिए कि जिसको जो मुख्य धारा में नहीं है, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दिए, तो अपॉर्चुनिटी के साथ क्या किए, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको प्रमोट भी किए, और प्रमोट कर रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को वो गैदर किया और परफॉर्म किया, ये बड़ी बात है। समझ में आ रही है बात? चलिए, are primarily aimed at बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? बी, सी, लिवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जाहिर सी बात है,
इसको चाहिए तो आप लोग नोट कर लीजिए अगर थोड़ा सा डाउट हो तो। पीपीपी इसका एक शॉर्ट नोट्स टाइप भी यही हो गया, आर डिजाइन टू लिवरेज द इफिशियंसी, ये बहुत कीवर्ड्स है, ये ध्यान रखिए। डिजाइन टू लिवरेज द इफिशियंसी, एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज। अब देखिए इफिशियंसी का मतलब ये मत निकाल लीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इनएफिशिएंट है, नहीं, ये एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दे आर नॉट एम्ड एट इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर कंट्रोल और लिमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसलिए यही आंसर। हाँ हाँ लिख लो। यही कीवर्ड्स हो गए, टू लिवरेज द इफिशियंसी, एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज। समझ में आ रहा है? नहीं? गुड। चलिए, which of the following sectors has not been traditionally considered part of critical infrastructure? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, एनर्जी ग्रिड्स होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा। ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली इंक्लूड्स, देखिए, typically include sectors that are essential for functioning of the economy and society, such as transportation, energy and telecommunication. The entertainment industry, while important, is not classified in, ठीक है। बताइए। ए, improve rural road connectivity। एंड बेटर एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल, ये बताइए। कौन कौन नहीं होगा? स्पेस रिसर्च, हेल्थ केयर, रेलवेज, और इन दोनों में चूज करना है। नहीं पढ़े ध्यान से। ये क्या पूछ रहा है? तो सबसे पहले क्या हटाए हम लोग? हाँ, यही है, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो। हाँ, तो इसमें से नॉट ए पार्ट ऑफ। अब इसमें क्या है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, तो वही सोचने लगे सर, नॉट ए पार्ट ऑफ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। Focuses on sectors like roads, railways and healthcare, but space research is typically which initiative aims to enhance the quality of urban infrastructure and governance? बताइए। इसमें इतना, यही ऑप्शन एकदम इजी बना दिया ना। जनधन योजना क्या है? मेक इन इंडिया और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम,
वही नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा बाद में होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन इज एम्ड एट इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज गवर्नेंस बाय। नेक्स्ट, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइड्स। इसको नोट भी कर लीजिएगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूछ भी सकता है एग्जाम में। और ये जितने क्वेश्चंस है ये सब PYQ है जी। अधिकांश वही क्वेश्चंस रखते हैं वो, नहीं तो कुछ प्रोबेबल आने। सी, और कोई विचार? ये हम अभी बताए थोड़ी देर पहले भी। डी, डी क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, है ना। आप क्या बोल रहे हैं? सी, ग्रांट्स फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये वाला भी कोई है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। कौन सा? ए में फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ओनली कहाँ लिखा है इसमें? वो ऑप्शन है, अब आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। हो गया, इसको नोट कीजिए लोग, तब से बोल रहे हैं यही तो। किसी का ध्यान नहीं गया इस पे, नहीं कहाँ बोल रहे थे? हम तो समझाए हुए थे ना, उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे इसका, स्टैंड अप इंडिया। और किसको? एंटरप्राइजेस बाय SC, ST एंड women entrepreneurs. The Stand Up India scheme provides loans to SC, ST and women entrepreneurs for setting up greenfield enterprises. Therefore, ये ध्यान दीजिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी इतनी बार बोले हैं इसको। ध्यान से स्पीच भी सुनिएगा तो 2-3 क्वेश्चन निकल जाएगा। कल भी सुन रहे थे? कौन? कहाँ पे? धनबाद में? नहीं, आप ऐसे इंडिकेट किए, हमको लगा कि भाई यहाँ बिहार में। गुड। खैर उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई प्रोग्राम स्कीम अगर बता रहे हैं तो वो आपके लिए। क्या क्या स्कीम था? इसी को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये हुआ एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या होगा? एग्रीगेट आउटपुट डिमांड का इक्वेशन याद कीजिए, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस, तो C तो आउटपुट। गुड, ठीक है, हो गया। पढ़ा जाए आगे। ये तो कई बार पढ़े आप लोग क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आपको इंडिकेट कर देते हैं। Which of the following is not a focus area of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transportation? कौन सा?
नहीं पढ़े आप लोग? अमृत सुने कैसे हैं? अभी 2-3 बार पढ़ा हुआ है, बजट में भी ऐसे भी। इसका फुल फॉर्म पहले पूछता था, अब तो मतलब फिर पूछ भी सकता है कभी। अमृत फोकसेस ऑन वाटर, इसको नोट कीजिए, अभी लगे हाथ इसको नोट कीजिए। वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, बट नॉट डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल यूज। ये सब एकदम मतलब इसको कहते हैं ना टिप्स ऑफ द टंग, मतलब जीव के अगले हिस्से पे ये सब होना चाहिए। हाँ, ये इसमें और जो नया डेवलपमेंट हुआ है ये यही एग्जाम में आता है। और विशेष तौर पे आप लोग के जो बीपीएससी में है वो ज्यादा परियोजना स्कीम यही है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा। हाँ, इक्का दुक्का जो आएगा वो आप लोग कर ले जाइएगा, जो पढ़ाए हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या अदर उसके ग्राउंड पे। लेकिन ये सब जो पार्ट है जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है, तो ये तथ्य है। नॉर्मली लोग रखता क्या है कि फैक्चुअल जो चीजें एग्जाम नजदीक आएगा तब पढ़ेंगे कि याद रहेगा, भूल जाएगा बस, जबकि ये अपोजिट करना चाहिए। आपको हम बता देते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट यूनियन बजट है आप उसको 3-4 रिवीजन कीजिएगा तब जाके आप, नहीं तो क्योंकि ऑप्शन जो पूछा जा रहा है अब एकदम क्लोज है। जैसे 210 करोड़, 212 करोड़, 213 करोड़, 214 करोड़, कौन सा सही? हाँ, पहले होता था कि आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि 200 के आसपास होगा वो ऑप्शन सही है, तो एक 500 करोड़ है, एक 600 करोड़ है का, वैसा ऑप्शन अब नहीं है, अब काफी क्लोज है। इसलिए जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग को क्या करना होगा, हाँ पहले से आप लोग जो है उसको ज्यादा ये रिवीजन कर लीजिए। जैसे बजट है, कम से कम आप लोग को 2 बार बता चुके हैं, 2-3 रिवीजन कर लीजिए। क्या पूछ रहे हैं? हाँ बताइए, कितना होता है? 2.5 क्या ग्राम में? 2.5 ग्राम कितना होता है? 250 ग्राम से कम नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। आपको लग रहा है उतना, तो नेल जो होता है ना वो होगा, एक से दो पॉन्ड पे होगा। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बताओ जी, इसको बताओ आप लोग, ये इजी क्वेश्चन है। NHAI, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। अब यही पे पूछा जा सकता है कि ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बट नॉट फॉर मेंटेनेंस, को क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया कि NHAI द फंक्शंस ऑफ। अब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को कई पॉसिबल जो चीजें है ना, अब ये आप लोग को एंटिसिपेट करना है कि ओनली जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ NHAI, अब इसी को पूछने का कई तरीका है कि NHAI is responsible for only the development aspect of national highways but it has nothing to do with the maintenance of national highways। हो गया क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये तो सर पढ़ा ही नहीं है। आई बस समझ में, तो यही एप्लीकेशन पार्ट होता है। ये बताइए, which of the following is characteristic of PPP? PPPs involve shared responsibility and risk between the public and private sectors to leverage the strength of both in infrastructure project। ये बताइए, ये जितने क्वेश्चंस हैं इसमें से पक्का रहना एग्जाम में, ये ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। मुद्रा का एक तो पहले फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनांसिंग, यही नाम रहेगा, माइक्रो की जगह मैक्रो लिख दिया, मैक्रो कोटा के मीडियम लिख दिया। ऐसा लग रहा है आपको ना, जब ABCD जब ऑप्शन ऐसा देखिएगा ना, मतलब वो सेम क्वेश्चंस को मतलब कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इस तरह से एस्पेक्ट में आप ये, क्या मुद्रा लोन में कोई परिवर्तन हुआ इस बजट में, ये ध्यान में रखना है, चेंज हुआ है कितना अमाउंट, जब, तो फिर यही क्वेश्चन।
Which of the following sectors is not covered under? नहीं, ऑप्शंस अलग है ना. उसमें स्पेस रिसर्च था, इसमें क्या है? उसमें डेफिनेशन ही वो दे रहा है कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए आप अगर पढ़े होंगे उसके एक्सप्लेनेशन को लिखा था ना, फॉर द बेटर इकोनॉमी एंड सोसाइटी. द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स टू, इस बार गलती नहीं होगा पक्का. increasing the production of renewable, huh? C, National Solar Mission. Promoting the use of solar energy and increasing renewable energy production. The other schemes listed are not focused on renewable energy. Which of the following is a key objective of the Digital India program? बताइए पक्का. Development of physical infrastructure. की ऑब्जेक्टिव क्या है? The Digital India program focuses on enhancing digital infrastructure and literacy, enabling citizens to access services digitally, enhancing digital literacy for. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए. Which initiative is aimed at improving the ease of doing business? The concept of smart cities in India emphasizes. B, technological advancement and urban infrastructure. भारतमाला परियोजना. C, improving national highways and logistics. The Bharatmala Pariyojana is a program aimed at improving national highways and logistics to boost connectivity across India. It does not focus on coastal routes. It does not focus on coastal routes, railways and metro system. इसलिए ये ध्यान दीजिए. अब इसी को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है कि भारतमाला परियोजना, अब इसमें इंक्लूड्स क्या किया जाएगा? रोड्स, रेलवेज, कोस्टल और फिर नीचे दे दिया मेट्रो, या केवल रेलवे, ओनली रेलवे एंड मेट्रो. एक ही क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाए, ये इस पे ध्यान आप लोग को ज्यादा देना है. ऐसा नहीं कि इसको बना लिए ये हमको आता है कंप्लीट हो गया, नहीं, उसको अदर्स एंगल से भी सोचना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन. चलिए क्वेश्चंस ठीक है, इससे एग्जाम में रहना ही रहना है. हाँ, इसी पे और अपडेट जो आप लोग को कर लेना है. कोई और क्वेश्चन आप लोग का? नहीं, एक बार देख लीजिए. ठीक है, चलिए इसी नोट पे कंक्लूड किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद.